हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिशायन एकेडमी। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख रहे हैं। 6 प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज का हमारा 7वां प्रीवियस क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन हमारे हैं अभी, जो भी हमारे पिछले कक्षा एग्जाम जो हुए हैं उस पर जो भी पेपर आए हैं वो क्या टू द सिलेबस आ रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आ रहे हैं। दोस्तों, हमें क्या करना है, सिर्फ वही क्वेश्चन देखना है और प्रैक्टिस है उसे प्रैक्टिस पेपर को करते रहना है और सॉल्व पेपर को देखते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन हो रहा है, एनालाइज हो रहा है, उसे देखते रहना है। तो आज की हमारी क्लास के पहले हमारा मोटिवेशनल कोट्स क्या है? यस यू कैन। हाँ दोस्तों, आप कर सकते हो। जब तक आप निश्चित खुद से नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, जब आप खुद से ठान लो कि हाँ आप कर सकते हो तो आप जरूर कर लोगे एक दिन। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हमारा पहली क्लास स्टार्ट होती है। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन आंकड़े के आलेखी निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? दोस्तों, अगर कहीं पर भी नहीं दिखेगा तो पहले उसे आप हाईलाइट और अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वही हमारा क्वेश्चन जो क्या होता है, गलत करा देता है। तो पहले क्या पूछा है? नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है चित्र आलेख, नंबर 2 है पाई चार्ट, नंबर 3 है एवरेज या औसत, चौथा है आयत चित्र। किसका कहा है? आलेखी निरूपण। किसका आलेखी निरूपण नहीं किया जा सकता? तो हमारा देखिए, चित्र आलेख का किया जा सकता है, पाई चार्ट का भी होता है, आयत चित्र का भी होता है। किसका नहीं होता है? एवरेज या औसत का आलेखी निरूपण नहीं किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्यामा के पास एक आयताकार कागज था। एक आयताकार कागज था जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई कितनी थी? 8 सेंटीमीटर थी। फिर उसने कागज को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया। कागज था, उसको मोड़कर क्या कर दिया? वर्ग में बदल दिया। रैखिक सममिति सिमेट्री की संख्या मोड़ने के बाद में क्या बदलाव हुआ? सिमेट्री से क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। ऑप्शन ए है रैखिक सममिति की संख्या 1 बढ़ जाएगी, रैखिक सममिति की संख्या 1 घट जाएगी, रैखिक सममिति की संख्या 2 बढ़ जाएगी, रैखिक सममिति की संख्या 2 घट जाएगी। देखिए दोस्तों, ये है आयत। अब देखिए, इसमें सिमेट्री जो होगी 2 होगी, एक होगी हॉरिजॉन्टली और एक होगी वर्टिकली। ठीक है, इसको जब ये हमारा किस आकार में है? आयत के। इसको बाद में किसने बदला गया है? वर्ग में। अब देखिए, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या थी? 16 सेंटीमीटर थी और 8 सेंटीमीटर थी। वर्ग में बदल दिया गया। 16 8 24 दूना 48, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब इसमें कितनी सिमेट्री होगी? एक देखिए आपकी हॉरिजॉन्टली ये होगी, एक वर्टिकली होगी और देखिए एक डायगोनली होगी, जिसे विकर्ण कहते हैं, एक ये होगी। दोनों तरफ से विकर्ण वाली हो जाएगी। तो कितनी बढ़ जाएगी? रैखिक सममिति की संख्या जो है पहले 2 थी, अब कितनी हो जाएगी? 4। तो कितनी बढ़ेगी? 2 बढ़ेगी। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा के पास एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। दोनों कार्डों के परिणामों का अंतर क्या है? दोनों में क्या बता रहा है? अंतर बताना। एक क्या है? रेक्टेंगल है और एक क्या है? स्क्वायर है। 20 सेंटीमीटर है ये और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। वर्ग है, वर्ग की भुजा कितनी? 15 सेंटीमीटर। देखिए, पहले हमें क्या पूछा? परिमाप पूछा है। तो परिमाप का फार्मूला होता है, ये आयत का परिमाप बराबर होता है 2L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई 2, 20 और 10, 20 + 10 बराबर हो जाएगा 30 दूना 60 सेंटीमीटर। अब इसका निकाल लेते हैं। इसका परिमाप बराबर होता है 4A, आयत का स्क्वायर वर्ग का परिमाप होता है 4A, 4 × 15 करेंगे तो 15 चौका 60 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसका भी 60 सेंटीमीटर आ रहा है और इसका भी परिमाप जो है 60 सेंटीमीटर। दोनों का अंतर पूछा है। 60 - 60 कितना हो जाएगा? 0। तो हमारा ऑप्शन ए है वो हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वृत्त के भागों को चुनिए। अब वृत्त के जो भाग होते हैं उसको चुनना है। अब वृत्त में क्या क्या होते हैं? त्रिज्या होती है, हाँ होते हैं, कोण नहीं होता है।
केंद्र होता है व्यास, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है परिधि होता है, भुजा, त्रिज्या, क्षेत्रफल, नहीं, उसका भाग पूछा है ना कि उसकी परिधि और क्षेत्रफल, ये भी नहीं होगा। त्रिज्या जीवा होती है, परिमाप, भुजा, नहीं, ये भी नहीं। अगला है परिधि होता है, केंद्र होता है, त्रिज्या और व्यास। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या है इसका, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी चलती है तो वह 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगी। देखो इसको घंटे में चेंज कर सकते हैं, 210 मिनट बराबर हो जाएगा 3.5 घंटा। कितने से गुणा करना है, इससे चेंज कर लेंगे। 210 मिनट को किसमें चेंज, घंटे में कर लेंगे। अब 16 किलोमीटर, 1 घंटे में 16 किलोमीटर, तो 3.5 घंटे में कितना हो जाएगा, 16 गुणे 3.5, 5 छक 30, 5 छके 5 और 3 8, 3 छक 18, 3 के 3 और 1 4, हो जाएगा 0, 8 8 16, 4 और 1 5, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, कितना हो जाएगा 56 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन बी में जो क्या है 56 किलोमीटर दिया हुआ, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाकर उन्हें 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में बांटती हैं। वह उनमें से 3 पट्टियों में लाल रंग भर देती हैं। अब वह उसी कागज की शीट में 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती हैं जो उस कागज को 100 बराबर भागों में बांट देती है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न वह भाग दिखाता है जो रंगा नहीं है। 3 भाग रंगा हुआ है और कितना भाग रंगा नहीं हुआ है, इसको पहले देख लेते हैं। क्या बनाती है, एक वर्गाकार कागज, वर्गाकार कागज बने 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में बांटती हैं। दस हो गया, उनमें 3 पट्टियों में लाल रंग बढ़ती है। अब वह उसी कागज की शीट में 10 क्षैतिज रेखाएं, अब देखिए 10 क्षैतिज रेखाएं इसमें खींचेंगी। देखिए ये जो है आयत की जगह वर्ग की जगह आयत हो गया है, लेकिन आप तो समझ लीजिएगा। ये हो गया 10 क्षैतिज रेखाएं, तो उस कागज को 100 बराबर भागों में बांट देती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न, उसमें लेकिन 3 पट्टियों में लाल रंग भरती हैं। मतलब जो इसमें 3 पट्टी है, इसमें कौन सा रंग भर देती हैं, लाल रंग। ये मान लीजिए 3 पट्टी जो है इसमें लाल रंग भर गया है। अब उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न वह भाग दिखाता है जो रंगा नहीं है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको अगर भिन्न बदलना है, कुल कितने पार्ट है, 10 पार्ट। कितना पार्ट कलर है, 3 पार्ट। कितना पार्ट कलर नहीं है, तो 10 में से 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 7। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 7/10 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर है। कितना भाग कलर नहीं हुआ है, 7/10 भाग जो है वो कलर नहीं हुआ, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। आज उसने 2 घंटे 55 मिनट में 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़ना पूरा किया। उसने कितने सेकंड अखबार पढ़ा। ये घंटे में दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, मिनट सेकंड में कर देंगे, या फिर मिनट में पहले मिनट में कर लें फिर सेकंड में कर लेंगे। तो 2 घंटा बराबर हो जाएगा 120 और 55 हो जाएगा 175 मिनट। इसको 60 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा सेकंड में। 6 पंचे 30, 6 से 42 और 3 45, 6 के 6 और 4 10, 0 0 5 0 और 1, तो हो जाएगा 10,500 सेकेंड। हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण घन है, घन बताना है। देखिए 25 जो है ये स्क्वायर है 5 का,
36 है जो है 6 का स्क्वायर है, 64 देखिए 4 का क्यूब है, और 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, लेकिन ये क्या है घन पूछा है, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। सभी स्क्वायर के साथ साथ ये जो है 64 जो है ये घन भी है, किसका है 4 का घन है, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्तिक रात में 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठता है, वह दिन का 1/8 भाग, वह दिन का 1/8 भाग खेलने में, 1/6 भाग पढ़ने में व्यतीत करता है, वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है। देखिए पहले क्या करेंगे, खेलने में कितना समय वो लगा रहे हैं, 1/8 भाग, तो 24/8 बराबर 8 तिरिक 24, 3 घंटे। खेलने के बाद पढ़ने में कितना भाग है 1/6, तो 24/6 बराबर 4 छंग 24, 4 घंटा वो पढ़ते हैं। कुल कितना सोते हैं, 10 बजे सोए हैं 6 बजे उठे हैं, तो कितना हो जाएगा 8 घंटा। इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 4 3 7 8 15 घंटा, टोटल ये 15 घंटा हो गया। आगे क्या कह रहा है, वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधियों में व्यतीत करते हैं, तो कितना भाग बचेगा 9 भाग बचेगा, 9/24 करेंगे, इसे काट लेंगे, 3 तिरिक का 9, 3 8 24, तो 3/8 भाग है जो अन्य गतिविधियों में व्यतीत करते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं। रुजदा और रेखा की चोटियों की लंबाइयां 1 मीटर का क्रमशः 4/5वां और 5/7वां भाग है। दोनों चोटियों की लंबाइयों का योग ज्ञात कीजिए। दोनों की ये दिया हुआ दोनों भाग का है, इसका क्या करना है योग ज्ञात करना है। तो ये भिन्न का योग दिया हुआ है दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन हुआ है 28 तारीख को और 29 तारीख को, उसमें भिन्न से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं भिन्न के जोड़ घटाने से। तो इसे ध्यान से देख लीजिए, क्या करना है 4/5 और 4/5 प्लस 5/7, इसका कर लेते हैं हम लोग भिन्न का योग। एलसीएम हो जाएगा 5 7 35, ये हो जाएगा 7 चौक 28, 5 25, ये हो जाएगा 53/35, 53/35 हो जाएगा 1 18/35, 1 सही 18/35। हमारा ऑप्शन किसमें है, 1 सही 18/35 मीटर जो है ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है 10 -10 + 10 -10 + 10 -10 का मान क्या होगा यदि पदों की संख्या क्या है, सम है। अब देखिए दोस्तों, इसे ज्यादा कुछ करना नहीं, सिर्फ ऐसे काट दिए। देखिए 10 - 10 0 कैंसिल, जो भी हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आगे भी जितना भी रहेगा इनफाइनाइट तक रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न गांवों में किसानों की एक दिन की मजदूरी नीचे दी गई है। जगत गांव ए में 105 दिन काम करता है और रेणु गांव सी में 180 दिन काम करते हैं। कौन ज्यादा रुपए कमाता है और कितना, देख लेते हैं। ए में कितना है 185 और सी में है 93। एक जगत जो है वो 105 दिन काम करते हैं ए में, तो 185 गुणे 105 कर लेते हैं, 5 25, 5 8 40, 2 42, 5 के 5 और 4 9, ये हो जाएगा 0 5 8 और 1, 5 2 9 5 14, 8 1 9 और 1, 19,425 हो जाएगा। उसके बाद रेणु की निकाल लेते हैं। रेणु सी में करती हैं 180 दिन, 180 गुणे 93, 3 0 0, 3 8 24, 3 1 3 और 2 5, 9 0 0, 9 8 72, 9 1 9 और 7 16, 0 4 7 6 और 1, 16,740। मतलब रेणु जो है 16,740 रुपए कमाती हैं और जगत जो है वो 19,425 कमा रहे हैं। अब इसका मतलब पता चलेगा जगत ज्यादा कमा रहे हैं। अब कितना ज्यादा कमा रहे हैं उसको माइनस कर लेते हैं, 16,740 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, 12 में 4 गया 8, 13 में 7 जाएगा 6, 8 में से 6 जाएगा 2, 2,685 रुपए। अब देखिए ऑप्शन ए है जगत व रेणु से 2,685 रुपए ज्यादा कमाता है, तो हमारा ऑप्शन ही ए जो है वही सही हो गया, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
निम्नलिखित में से कौन सा 1 और 6 दशांश के बराबर है? 1 और 6 दशांश मतलब कि 1 प्लस 1 बटे 6 दशांश मतलब 6 बटे 10, 6 दशांश के बराबर है। अब इसका देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 6 16 बटे 10 बराबर 1.6। 1.6 हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में लिखे गए हैं? आरोही क्रम पहचानना दोस्तों, देखिए जो हमारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं ऐसे मिक्स करके दिए जिसमें आप कंफ्यूज है, लेकिन आपको ध्यान से करना है। पहला क्या कह रहा है 0.866, 0.866, ठीक है, इससे ज्यादा हो रहा है, सॉरी 0.866 है। अगला है 8.06, ठीक है, 8.66, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कम हो गया तो यहाँ पे यही कैंसिल हो जाएगा। अगला लेते हैं 0.866, ठीक है, 8.066, 8.066, 8.06, यहाँ पर भी देखिए ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर 60 और यहाँ पे देखिए गलत हो जा रहा है। यहाँ पर ही 0.66 है, यहाँ पर 60, यहाँ पे गलत हो रहा है। अगला देखते हैं 0.866, ये सही है। इसके बाद क्या है 8.006, 8.06, ये भी ठीक है। उसके बाद है 8.066, 8.60 और 80.6, 66 है। देखिए यही सही है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है 0.866 सही है। उसके बाद 8.006 हो रहा है, 8.06 हो रहा है, 8.066 सही हो जा रहा है। उसके बाद 8.60 सही हो रहा है। उसके बाद हो जाएगा 80.06। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है वही हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 15 है म्याऊ खेल को खेलने के लिए खेल है जिसमें क्या कहना है, म्याऊ कहना है। सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं, एक खिलाड़ी बोलता है 1, अगला खिलाड़ी कहता है 2 और ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 7 या फिर 7 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है वह उस संख्या की जगह म्याऊ कहेगा। 7 या 7 से जो विभाजित होने वाली संख्या रहेगी उसकी जगह पे क्या कहेगा, म्याऊ। जो म्याऊ कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। अंत में म्याऊ बोलने वाला खिलाड़ी जीत जाएगा। जो म्याऊ लास्ट में बोल देगा वही जीत जाएगा। विजेता बनने के लिए निम्नलिखित में से किस समूह की संख्याएं आने पर म्याऊ बोलना होगा? अब देखिए इसमें जो संख्या 7 से कटने वाली है वहीं पर ही म्याऊ कहना है, वही विजेता हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन विजेता होता है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14 ये नहीं कटेगा, चलिए ये कैंसिल हो गया। अगला देखते हैं 7 दूनी 14, 7 एक 7, 7 दूनी 14, 47 नहीं कटेगा, 7 एक 21 मालूम कटेगा, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं 7 एक 7, 7 9 63, ये तो कट गया। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 9 63। तो हमारा ऑप्शन सी देखिए यही क्या हो जाएगा, सही। लेकिन इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 7 एक 7, 5 बजे 7 56, 7 दूनी 14, ये देखिए 22 नहीं कटेगा। हमारा ऑप्शन सी जो है यही सही होगा। यही क्या कहेगा, म्याऊ यही कहेगा। चलिए दोस्तों अब हमारा पेडागोजी स्टार्ट होता है, अब उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या गणित में एक रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित करता है? रचनात्मक कक्षा पूछा हुआ है, इसे किसमें प्रदर्शित करता है? योग। ऑप्शन ए है योग की परिकलन संबंधी समस्याओं पर शिक्षक एक मौखिक परीक्षा ले रहा है और छात्र खड़े होकर उत्तर दे रहे हैं। तो इसमें रचनात्मक से कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है शिक्षक ने श्यामपट्ट पर विविध गणितीय पहेलियों को लिखा है और छात्र बारी बारी में एक एक करके श्यामपट्ट पर हल कर रहे हैं। हल नहीं करना है, पहेलियां हैं हल कर रहे हैं, ठीक है। रचनात्मक उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें तर्क लगेगा सिर्फ। कक्षा में नकली नोट, डंडियों के बंडल, गिनतारा, एबेकस लेकर आया है और स्थानीय मान सिखाने के लिए छात्रों को सामूहिक गतिविधियों में लगाए रखा है। ठीक है, हाँ ये सही है। शिक्षक स्थानीय मान सिखाने के लिए डिंस ब्लॉक के उपयोग को प्रदर्शित कर रहा है और छात्र दिए गए आदेशों को छड़ों को लिखने में व्यस्त है। नहीं, हमारा ऑप्शन जो सी है वही क्या होगा, सबसे बेटर होगा। तो यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वो क्या कर रहा है, रचनात्मक कक्षा को ये क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, चलिए ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है हाथ की बारिश बित्ता से पतंग की डोरी की लंबाई मापना, ये हो सकता है, जो हमारा हैंड स्पैन होता है उससे। अगला है दर्शाना कि 2 गुणे 4 और 4 गुणे 8 एक समान है। ऑप्शन सी है शब्द इबारती समस्या, यदि एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपए है तो 3 चॉकलेट की कीमत क्या होगी को हल करना।
ऑप्शन डी है सॉल्विंग 1/2 प्लस 1/4 भागे 1/2 प्लस 1/4। तो दोस्तों कक्षा 3 का बच्चा है, उसको सिखा क्या रहे हैं हम, बाकी ये सब तो चीज सही है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, उनको भिन्न का जोड़ घटाना सिखा रहा है। पहले हमको उनको सिखा नहीं, पहले उनको क्या करना है, व्यवहारिक रूप से पहले बताना है, उसके बाद भिन्न का जोड़ घटाना करना। तो यही क्या हो जाएगा, अधिगम प्रतिफल नहीं हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वही क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक शिक्षक के लिए कक्षा में भिन्न का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त है। पानी से पूर्ण भरे हुए एक गिलास से 1/3 गिलास पानी पी लेने पर कितना पानी बचेगा। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन सर्वाधिक पूछा हुआ है। 1/2 का अर्थ क्या है, आप एक सेब को 4 दोस्तों में समान रूप से कैसे बांटेंगे। यदि किसी व्यक्ति को एक कार्य को पूरा करने में 10 दिन लगते हैं तो वह एक दिन में कितना कार्य करेगा। नहीं, ये नहीं होगा टाइम मैनेजमेंट का। अब देखिए ऑप्शन ए और सी, अब देखिए ए और सी में सबसे बेटर जो होगा वही आंसर होगा। क्या कह रहा, पानी से पूर्ण भरे हुए एक गिलास में 1/3 गिलास पानी पी लेने पर कितना बचेगा। देखिए सिर्फ एक गिलास पानी से ही कर रहे हैं तो समझ ज्यादा नहीं आ पाएगा। ऑप्शन सी जो है, आप एक सेब को 4 दोस्तों में समान रूप से कैसे बांटेंगे। जैसे एक सेब है उसको 4 भागों में बांटना, ये क्या हो जाएगा, व्यवहारिक रूप से हो जाएगा। तो हमारा यही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बेटर होगा और सर्वाधिक उपयुक्त हो जाए। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रुटि रहित परिकलन के लिए छात्रों को निरंतर परीक्षा लेना, प्रतिपुष्टि और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु बच्चे की प्रगति का एक समय अवधि में अंकित करना, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन को सुधारने के लिए उनमें प्रतिस्पर्धा का सृजन करना और छात्रों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने में महत्व देना। देखिए ये नहीं सही है, तो सबसे बेस्ट जो है प्रतिपुष्टि और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने के लिए बच्चों के प्रगति को, बच्चे की जो प्रगति को एक समय अवधि में अंकित करना, मतलब कि ये बच्चे कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं उनको जानना, उनको कहीं पर एक जगह पर लिखना और उनका फीडबैक जानते रहना और जो कमियां हो रही उसका उपचार करते रहना। यही क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण उद्देश्य। जो हमारा ऑप्शन जो बी है वही क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रीमान हरि अपनी कक्षा में भिन्न प्रकार की रंगोली के चित्र, प्रिंटेड दुपट्टे लेकर आए। गणित में निम्नलिखित में से किस और किन विषय को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयोग साधन हो सकते हैं। मतलब किस कौन सी टॉपिक है उसे पढ़ाने के लिए ये सबसे बेटर होगा। पहला है गुणनखंड और गुणज विधि, आकृति और पैटर्न, भिन्न और स्थानीय मान। तो दोस्तों वहां पे क्या रंगोली के चित्र है और प्रिंटेड दुपट्टे हैं। इसमें क्या होते हैं, पैटर्न होते हैं। आकृति एक सेप बना रहेगा और एक पैटर्न होगा, जिसके आधार पर क्या करेंगे, वो एक चीज दिखाएंगे बच्चों को। क्या होगा, पैटर्न जो होगा, पैटर्न कैसे होता है, उसके शेप कैसे होते हैं, क्योंकि दुपट्टे में और रंगोली में क्या होते हैं, पैटर्न ही बने होते हैं, अलग अलग शेप्स के अलग अलग पैटर्न बने होते हैं। तो वही दिखाने का वो क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वही क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, इनमें से कौन सा अभ्यास सबसे उपयुक्त रूप से यह दर्शाएगा कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल अर्जित कर लिया। मतलब कि कोई भी अनुमान राशि है उसे उसका कौशल कैसे अर्जित कर लिया है, किस आधार पर करेंगे। ऑप्शन ए है पैमाने का उपयोग करके रस्सी की लंबाई। देखिए इससे क्या होगा, एग्जैक्ट मान निकल, लेकिन ये क्या होगा, सही एग्जैक्ट नहीं, अनुमान राशि बताना, अज्ञात राशि देख रहे। दशमलव संख्या का निकटतम करना नहीं, पार्टी आयोजित करने की संभावित कीमत लगाना, एक वर्ष में रविवार की संख्या का अनुमान। देखिए ये सब एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट हो जाएगा, ये भी एग्जैक्ट निकल जाएगा, ये भी एग्जैक्ट। लेकिन हमारा जो ऑप्शन सी है, पार्टी आयोजित करने की संभावित कीमत लगाना, मतलब कि अगर एक हम पार्टी आयोजित करेंगे तो उसमें कितना पैसा खर्चा होगा उसका अनुमान लगाना। ये क्या कर रहा है, एक अच्छे कौशल का, मतलब अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का जो कौशल है उसका प्रदर्शन कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, श्री अय्यूब विभाजन भाग का सिद्धांत कक्षा में आरंभ करते हैं। उन्होंने 3 शिक्षण गतिविधियों का आयोजन किया। पहला क्या है, श्याम पट पर सरल विभाजन संबंधित कथन लिखकर उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरण से जोड़ना। दूसरा है विभाजन की संभावना एकलव्य सेनिंग के विभिन्न चित्रों के उपयोग से समझाना।
कंकड़ों, कई कंकड़ों और कंचों को समान संख्या के समूहों में व्यवस्थित रखना। तो पहले देखिए क्या करना है, कंकड़ों के आधार पर पहले देखो हो जाएगा हमारा कई कंकड़ों या कंचों के समान संख्या के समूह व्यवस्थित करना, उसको अलग अलग समूह में बनाना। उसके बाद हो जाएगा विभाजन के संभावित संरचना को विभिन्न चित्रों के उपयोग से समझाना, मतलब उसको क्या करना है, एक उपयोग द्वारा समझाना है, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद उसको वास्तविक जीवन से जोड़ करके समझा देना, उससे उस पर क्या हो जाएगा, विभाजन भाग का सिद्धांत का क्या हो जाएगा, उनका पूरा हो जाएगा, वो गतिविधि क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3, 2, 1। हमारा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं को मानचित्र, मैपिंग और द्वीप स्थान संबंधी समझ की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से किसका एक संदर्भात्मक क्रियाकलाप के रूप में उपयोग किया जा सकता है। छात्रों को नक्शे पर 2 शहरों के बीच की दूरी मापने के लिए कहना। यदि छात्रों को यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर है तो 5 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर बराबर होगा। छात्रों को एक ही आकृति जैसे कि वर्ग, वृत्त इत्यादि को विभिन्न क्षेत्रफल के साथ बनाने के लिए कहना। छात्रों को अपने स्वयं के घर को कागज पर बनाने के लिए कहना। नहीं, क्या कह रहे हैं, किसका एक संदर्भ अवधारणा, मतलब कि उनको अंदर एक समझ कब विकसित होगी उसको देख करके कहना है, एक संदर्भ क्रियाकलाप के रूप में उपयोग किया गया है। अब देखिए ऑप्शन सी जो है, छात्रों को एक ही आकृति जैसे कि वर्ग, वृत्त इत्यादि को विभिन्न क्षेत्रफल के साथ बनाने के लिए कहना। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो हमारा देखिए सही होगा, लेकिन उसके साथ साथ देख लेते हैं पहले एक बार और क्या कह रहा है। कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं के मानचित्रण, मैपिंग और द्वीप से समझ के अवधारणा। अब देखिए मैपिंग की, मानचित्रण और मैपिंग की अवधारणा को समझाना है तो छात्रों को अपने स्वयं के, अच्छा हाँ दोस्तों देखिए, जब छात्र खुद करके सीखेंगे, छात्रों को अपने स्वयं के घर को कागज पर बनाने के लिए कहना, जिससे विभिन्न कक्षाओं के सापेक्ष आकार बना रहता है। हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या करें, क्वेश्चन ध्यान देंगे ये ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही है। क्यों, जब बच्चे अपना मैप देख, अपने घर तो देखे रहते हैं, उसको क्या करें, कागज के आधार पर बनाएंगे, अलग अलग आकृतियां प्रयोग करें, जैसे वर्ग है, आयत है, उसका प्रयोग करके बनाएंगे तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, एक संदर्भात्मक क्रियाकलाप क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसका नाम एक ज्यामिति सिद्धांत के विकास से संबंधित है जो कि बच्चों में ज्यामिति तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णित करता है। वैन हेले, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, एम न्यूमैन। देखिए वैन हेले जो है, इनका हम लोगों ने सिद्धांत पढ़ा हुआ, इनके जो शरत थे 5 शरत 0 से लेकर 4 तक होता है। तो इन्होंने ही क्या किया था, ज्यामिति तर्क, ज्यामिति सिद्धांत से संबंधित क्या किया है, विकास किया है। दोस्तों वैन हिले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 28 तारीख को पेपर हुआ 29, उसमें इनसे संबंधित क्वेश्चन आए, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी ये सब है क्या, ये सब CDP से संबंधित है, जेरोम ब्रूनर है, जीन पियाजे है, न्यूमैन ने दिया हुआ अलग अलग सिद्धांत दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। गणित मात्र अंगणित है, नहीं। प्राथमिक कक्षाओं में औपचारिक कर्म विधि पढ़ाने पर बल देना चाहिए। जीवन के उदाहरण की सहायता से गणित प्रासंगिक बनाया जाता है। प्राथमिक स्तर पर केवल गणितीय खेलों और क्रियाकलापों पर बल दिया जाना चाहिए। अब देखिए जीवन के उदाहरण से अगर उनको जीवन से जोड़ करके समझाया जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से सीख लेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वही क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक योग के प्रश्न 87 + 16 को हल करने पर छात्र ने लिखा 87 + 16 = 913। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्रिया को निरूपित करता है। ऑप्शन ए हमारा है, या छात्रों द्वारा की गई एक साधारण त्रुटि है और अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देकर सुधार किया जा सकता है। नहीं, ठीक है लेकिन बहुत नहीं है। आओ ऑप्शन देखते हैं। अध्यापक द्वारा औपचारिक कलन विधि को श्यामपट्ट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए और छात्रों को चरणों को अपनी कॉपी में लिखना चाहिए। नहीं, ये तो नहीं होगा। छात्र को पाठ्यपुस्तक में हल किए गए उदाहरण दिखाए जाने चाहिए और उसे हल करने के लिए समान प्रकार के 10 और प्रश्न देने चाहिए। नहीं, ये भी नहीं थे। जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण और संख्याओं के स्थानीय मान की पुनः समूहीकरण की अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए मूर्त और हस्त कौशल सामग्री की उपयोग किया जाना चाहिए। हाँ दोस्तों, यहाँ पर पुनर्समूहीकरण करना है। जैसे कैसे, 7 6 13, 13 के 3 हासिल कितना बचेगा, 1, 8 और 1
9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो ऐसा अगर करेंगे पुनर्समूहीकरण तब क्या हो जाएगा, बच्चा सीख भी लेगा और गलती भी नहीं करे, साथ साथ क्या हो जाएगा उसको स्थानीय मान का भी क्या हो जाएगा ज्ञान होने लगेगा। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वही क्या होगा सही होगा, पुनर्समूहीकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं पूछा है। आगमनात्मक और निगमनात्मक ये है, समस्या समाधान ये भी है, विश्लेषण और संश्लेषण ये भी है, शिक्षण अधिगम से संबंधित पूछा है तो यहाँ पर ड्रिल और अभ्यास ये जो होगा ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वही क्या हो जाएगा सही होगा, ये तो मेथड होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। नहीं कहा है, पहला है उपाख्यात्मक रिकॉर्ड, ये कहा जा सकता है, सत्र अंत ये नहीं, क्षेत्र भ्रमण, पोर्टफोलियो, ये सब क्या है हमारे रचनात्मक आकलन है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन जो बी है सत्र अंत परीक्षा ये हमारा योगात्मक आकलन है, ना कि रचनात्मक आकलन। योगात्मक आकलन है ये, सत्र अंत परीक्षा जो है ये हमारा योगात्मक आकलन। तो यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। विभिन्न विमाओं वाले आयतों की लंबाई मापना, 5 के गुणज पता करने के लिए समप्लाव गणना, स्किप काउंटिंग करना, एक ही परिमाप वाले विभिन्न आकार ढूंढना, विभिन्न संख्याओं का स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात करना। तो दोस्तों इसमें सबसे जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है इसका उपयोग करके एक ही परिमाप वाले, मतलब कि एक ही परिमाप वाले विभिन्न आकार ढूंढना, मतलब जिसके परिमाप एक हो उसके आधार पर जो उनके आकार हो उसको ढूंढना। तो यही हमारा ऑप्शन जो सी है वही क्या हो जाएगा इसका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा, एक ही परिमाप वाले विभिन्न आकार ढूंढना। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे साथ देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।